नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर सच्ची, ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखना है तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर आपका समर्थन बहुत जरूरी है। और मेरे लिए आपका समर्थन सिर्फ इतना सा है कि आप इस चैनल को देखें, अपने सुझाव दें और किस इशू पर आप सुनना चाहते हैं वो भी मेरे लिए बहुत कीमती होगा अगर आप उस सुझाव को रखें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे चैनल्स को प्रमोट करें। बस उतनी ही सी ही मदद आपसे चाहिए, क्योंकि जब आप इस चैनल को देखेंगे तो चैनल की ग्रोथ भी उसी तरह से होगी। जब ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और सुने, और हम यहाँ पर कोई एजेंडा वाली पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, जो सच है, जो सही है और जिसे आपको जानने का हक है, उन्हीं चीजों को हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज मुद्दे की बात करते हैं। कल महाराष्ट्र में आपने देखा कि देवेंद्र फडणवीस ने, अभी जब राहुल गांधी नागपुर में थे और उन्होंने संविधान सम्मेलन किया, तो संविधान को देवेंद्र फडणवीस ने लाल किताब बता दिया। कभी आपने सोचा होगा कि कोई व्यक्ति या कोई नेता संविधान को एक रेड बुक बताए और कहे कि ये लाल किताब है? और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी को ये कहा कि ये तो जो अराजक तत्व हैं, एनार्किस्ट्स हैं और अर्बन नक्सल्स हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे इंटरैक्ट करते हैं। अब ऐसी जो बीजेपी की मानसिकता है, उस पर क्या कहा जाए? और आज वही सवाल है कि अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को अर्बन नक्सल कहना शुरू कर दिया है, संविधान को वो लाल किताब बताते हैं, तो फिर क्या राहुल गांधी को अब जेल भेजने की तैयारी एक अर्बन नक्सल के रूप में की जा रही है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान प्रोफेसर अजय गुडावर्ती, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से है, पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट्स को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। प्रोफेसर गुडावर्ती, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन माय चैनल। पहला सवाल यही है कि संविधान को लाल किताब बताना और राहुल गांधी को अर्बन नक्सल बताना, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी और आरएसएस अब इस पूरी तैयारी में लग चुके हैं कि राहुल गांधी को के एजेंडे को, राहुल गांधी को अर्बन नक्सल डिक्लेयर कर दो, और जैसे कि स्टैन स्वामी या फिर बाकी जो जिन लोगों को जेल भेजा गया है, उसी तरह से अब जेल भेजने की तैयारी राहुल गांधी को है? देखिए, हिस्टोरिकली ये तुरंत इमीडिएट होगा या नहीं, ये तो वन कैन कीप डिबेटिंग, बट हिस्टोरिकल लॉजिक ऑफ हिस्ट्री को देखिए और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को आज मद्देनजर रखते हुए देखिए। ब्राजील में लूला को, जो पॉपुलर सोशल जस्टिस लीडर थे, जो इंडिजिनस कम्युनिटीज को अपने हकों का एजुकेशन फेलोशिप देने की बात करते थे, उनको सीधा सीधा जाके जेल में डाल दिया। आज वही उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखा जाए, राहुल गांधी हैज इमर्ज एज एन अनकन्वेंशनल लेफ्ट ऑफ सेंटर सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते हुए। अगर हिस्टोरिकल लॉजिक आप देखिए, इमरान खान आज जेल में है, आज श्रीलंका में प्रेसिडेंट भागने का नौबत आ गया, बांग्लादेश में आज क्राइसिस है। देखिए, एक लार्जर हिस्टोरिकल क्राइसिस दुनिया में चल रहा है बिकॉज ऑफ न्यूलिबरल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जहां which is not able to accommodate majority of downgraded depressed communities across globe. ये crisis चल रहा है. Inequality has become a big crisis point globally, even in advanced capitalist countries like Europe and America, because of which there is a lot of anger on the ground, there is a lot of dissatisfaction. Democracy तो aspirations तो बढ़ा दिया, लेकिन inclusion और material benefits दे नहीं पा रहे। उस context में जो है, राहुल गांधी एक सही narrative, एक सही जस्टिस का, न्याय का जो नरेटिव उन्होंने पकड़ा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट अहम मुद्दा है। और वो इस देश का पिछले 50-60 साल का राजनीति को बदलने का एक नया औजार बन सकता है, एक नया ओपनिंग उसमें उतना ताकत है। चाहे वो कास्ट सेंसस के बात हो, चाहे वो सोशल जस्टिस के बात हो, चाहे इंक्लूजन ऑफ दलित्स, ओबीसीज, ट्राइबल्स इन द टॉप नो डिसीजन मेकिंग लेयर ऑफ द कंट्री हो, ये बुरा परिवर्तन है। और ये जो है सीधा सीधा हिंदुत्व पॉलिटिक्स का कोर, आइडियोलॉजिकल कोर जो मोबिलाइजेशनल स्ट्रेंथ है, उस पे हिट करता है जाके। इसके अलावा कांग्रेस और रीजनल पार्टीज को कोई और there is no other way they could have contradicted Hindutva. In that sense, Rahul, I think, understood the historic logic. इस परिप्रेक्ष्य में अगर राहुल का बढ़ता हुआ पॉपुलैरिटी, अभी तक तो उतना बड़ा नहीं, आप हरियाणा इलेक्शंस अभी भी कांग्रेस हार रहे, अगर ये नरेटिव कांग्रेस का, एक ही चीज जो कांग्रेस राहुल गांधी को अरेस्ट से बचा सकता है, वो कांग्रेस का अपने नेता है जो खुद हार रहे,
तो उसके वजह से वो जरूरत नहीं पड़ेगा बीजेपी आरएसएस वालों को उतना क्राइसिस पुश करने के लिए। अगर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस आते हैं कांग्रेस में और वो अगर पकड़ पाते इस नैरेटिव से, मुद्दे ग्राउंड से उठते हैं, तो शायद एक पोलराइज्ड कंडीशन के तरफ हमारा डेमोक्रेसी भी जाने का सीधा सीधा, unless RSS recalibrates their understanding and thinks that is not the way this country, because we are not a small nation like Bangladesh or Sri Lanka or Pakistan. We are a peninsular nation, with a 1 billion population, great cultural diversity. वो उस ढंग से मैनेज होना बहुत बड़ा मुश्किल है। वो मिसेस गांधी भी इमरजेंसी में समझ चुकी है। शायद अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो तो उस ढंग से पुश करें, लेकिन आइडियोलॉजिकली जो है ये नैरेटिव कैन हिट हिंदुत्व पॉलिटिक्स एंड देयर हेजेमोनिक होल्ड, जो पिछले 10 साल में हिंदू यूनिटी के नाम पे जो नैरेटिव के साथ जो राजनीति चला है उस पे सीधा सीधा ये वार है। तो इस पोलराइज नैरेटिव में या तो राइट रिकैलिब्रेट कर सकते हैं, या हो सकता है उनके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप जस्टिस करना नहीं चाहते हो, बिना इंक्लूजन का एक नैरेटिव मुद्दे के साथ आप रूल करना चाहते हो, तो फिर आपके पास कोई और अल्टरनेटिव बचता नहीं, एक ही एक्सट्रीम। पिछले बार राहुल जी को घर से बाहर कर दिया, इस बार बाहर से अंदर कर सकते हैं। नहीं, तो आपने कहा कि कब करेंगे ये समय तो नहीं तय है, लेकिन ऐसा लगता है, क्योंकि आपको नहीं लग रहा कि इसके पहले मैंने तो कभी नहीं सुना बीजेपी ने संविधान को लाल किताब बोला हो, लेकिन अगर पूर्व मुख्यमंत्री संविधान को लाल किताब बता रहा है तो इसका मतलब कि जो एजेंडा है वो बहुत ज्यादा ब्रेजन, बहुत ज्यादा ओपन हो गया है कि अब कोई इनहिबिशन बीजेपी को नहीं है, ना आरएसएस को कोई इनहिबिशन है। पहले जो चीजें ढक मुंद कर और बहुत ही क्लोज कवर्ड में होती थी, वो सारी चीजें अब खुलकर आ गई हैं कि अब संविधान के बारे में भी खुलकर बोलो कि वो लाल किताब है। अब ऐसा करके क्या बीजेपी ने एक ऐसा ब्लंडर कर दिया है जो बीजेपी के लिए बैकफायर करेगा महाराष्ट्र में? देखिए, वो इस बात पे लगातार 2024 के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का, रिजर्वेशन हटाने का मुद्दे से शुरू हुआ है, उस पे लगातार वो बैकफुट पे, दे डू नॉट नो हाउ टू हैंडल दिस। या तो आप कहो कि नहीं, हम रिजर्वेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रहेंगे और ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा आगे चलाएंगे, वो उनका आइडियोलॉजी है ही नहीं। तो उसके साथ लगातार वो कास्ट के मुद्दे पे जो है, अब अनुराग ठाकुर को भी आप सुन चुके हो पार्लियामेंट में, राहुल से पूछा जिसका जात नहीं है, तो वो लगातार उनका सोच, जो छुपा छुपी हुई सोच, अंदर का सोच है, वो बार बार बाहर आ रहा है। वो भी उनको उसको अब ये लोग रोक नहीं पा रहे, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एजेंडा, ये जो स्पेस इतना ऑक्यूपाई करते जा रहा है, अब उसको कहीं ना कहीं उनको भी सीधा सीधा वार करना है उसके ऊपर। आज तक वो कांग्रेस के पास कुछ एजेंडा नहीं था, तो वो ये छुपा छुपी खेल चला उनका कि कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा भी है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना भी है, नो। बट नाउ I think the debate is getting more and more polarized. It is between social justice, transformation, equality on one hand, cultural unity, Hindu unity on the other hand. ये दूसरा पहलू भी है, उसका भी अपना महत्व है लोगों के इसमें। वो हिंदू यूनिटी भी चाहते, कल्चरल यूनिटी भी चाहते, दोनों मुद्दे का बराबर वो टक्कर चलेगा। लेकिन क्यों बीजेपी वाले, आरएसएस इतना बौखला जा रहे कि एजेंडा लाते वो अपना स्ट्रेंथ जो है, हिंदू यूनिटी का स्ट्रेंथ भूल के वो सीधा सीधा नक्सली, अर्बन नक्सल, क्रिमिनल, टेररिस्ट, इस दिशा पे जा रहे। वहां पे आपका जो अनुमान है वो शायद सही हो सकता है कि कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग दैट दे विल लूज आउट द ग्राउंड एंड दैट कल्चरल यूनिटी एजेंडा विल नॉट होल्ड अगेंस्ट सोशल जस्टिस एजेंडा। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि संविधान को लाल किताब बताना, ऐसा तो नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस को पता नहीं है कि वो किस चीज से क्या ये चीज बैकफायर नहीं कर सकती, ऑपोजिशन भी इस मुद्दे को उठाएगा, तो क्या वाकई में बीजेपी ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है, जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है? देखिए, उसका दो परिभाषा हो सकता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है, दूसरे लाल रंग पे भी हमला है। लाल रंग जो लेफ्ट कम्युनिस्ट इक्वालिटी स्ट्रगल से दो तरह के हमले है उसमें। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला नहीं है, ये लाल रंग पे भी हमला है। आपको शायद उधर राजस्थान का मामला में तीसरा नैरेटिव भी इसमें छुपा हुआ है। राजस्थान का आपका शायद नैरेटिव अशोक गहलोत के खिलाफ एक लाल किताब निकला था, करप्शन के चार्जेस उसमें छुपा था। उसका भी एक सबकॉन्शियस नैरेटिव है कि लाल का रंग मतलब क्रिमिनल, करप्ट लोग है, एलिट लोग है। बहुत सारा छुपे हुए नैरेटिव्स, ये इनका खासियत है। ये नैरेटिव्स को इतना
अच्छे ढंग से मिला सकते हैं कि आई थिंक इट्स नॉट जस्ट एन अटैक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अटैक ऑन इक्वालिटी डिस्कोर्स बाय अटैकिंग द रेड कलर विच दे थिंक इज अबाउट जस्टिस. And red is also criminalization, it's also Naxal, it's also anti-social elements, it's also about violence. ये तीसरा पहलू है. तो तीनों नरेटिव्स को जोड़ते हुए आगे जाएंगे, वो एक नरेटिव को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि दे कैन नॉट, एज राहुल हिमसेल्फ सेड वो महाराष्ट्र केस में, सीधा सीधा वार कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आस्था जो है दलितों को, थैंक्स टू बाबा अंबेडकर, ये गांधी का मास्टर स्ट्रोक था कि व्हेन ही सेड मेक अंबेडकर द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी. नेहरू गांधी के पास जब गए थे, अगर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर नहीं रहता, शायद कॉन्स्टिट्यूशन का इतना इमोशनल वैल्यू और जमीन पे नहीं रहता. बिकॉज ऑफ अंबेडकर इमेजरी, वो इमोशनल वैल्यू है, इसलिए बीजेपी आरएसएस वाला सीधा सीधा अटैक जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं कर सकते. इसलिए ये स्ट्रैटेजी जो इंटरवोवन स्ट्रैटेजी है, लाल भी है, क्रिमिनल भी है, नक्सल भी है, वायलेंस भी है, ये सारा जोड़ के करप्शन भी है, सारा जोड़ के उसको कंफ्यूज नैरेटिव क्रिएट करेंगे. नहीं, लेकिन जो ओबीसी वोटर है, जो महाराष्ट्र का वोटर है, अब बीजेपी जब इस तरीके का फेक नैरेटिव जब स्प्रेड करती है कि भाई जो लाल डायरी सब लोगों को नागपुर में डिस्ट्रीब्यूट की गई, वो लाल डायरी पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ था, अंदर वो कोरा कागज था, और फिर बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि देखिए कांग्रेस ने संविधान के पन्नों को डिलीट कर दिया, ये तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है. अब इस तरीके के नैरेटिव के कितने टेकर्स होंगे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की जनता इसको कितना, इस नैरेटिव को अपनाएगी या उसको भरोसेमंद समझेगी? नहीं, आई डोंट थिंक ये नैरेटिव देखिए, अब छत्तीसगढ़ में भी जाके मोदी जी ने ये बात किया कि अर्बन नक्सली है, अभी झारखंड में भी वो बात चला रहे, उधर कर्नाटक में जाके सेसेशनिस्ट कांग्रेस, सेसेशनिस्ट पार्टी कर्नाटका को देश से ही अलग करना चाहते हैं, उधर गुजरात में जाके ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स है, इनका एक सोची समझी वो स्ट्रैटेजी है, लेकिन आम जनता इसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. एक माहौल, अगर हाइपर माहौल, आप हाइपरबॉलिक माहौल हिस्टीरिया बनाओगे तो लोग उसमें बह जाते हैं, लेकिन अब सोची समझी अगर स्ट्रैटेजी है तो इसका मुझे लगता नहीं कोई खास परचेज है कि ये बोलना कि राहुल गांधी जब अमेरिका में बात किए वो एंटी नेशनल है, उस पर कहाँ कुछ परचेज चला. तो ऐसा लोग इतना समझदार है, ये समझ रहे कि ये न्याय और हिंदू यूनिटी का बात. असली मुद्दा नीलू जी ये है कि लोग दे डोंट वांट दिस काइंड ऑफ ए चॉइस, दे वांट बोथ हिंदू यूनिटी एज वेल एज सोशल जस्टिस. पार्टीज जो है आज आइडियोलॉजिकल जो एक ऑल्टरनेटिव दे रहे कि आपको या सोशल जस्टिस मिलेगा या आपको हिंदू यूनिटी मिलेगा. लोग मेरे नजर में, जहां तक मैं समझता हूं इंडियन सोशल पॉलिटिकल डायनेमिक्स को, दोनों चाहते हैं. Actually, it would be ideal for Indian democracy if we can all come together and discuss how to bring an idea of cultural unity with caste, justice and mobility. It will be ideal for Indian democracy in the long run. लेकिन प्रॉब्लम आरएसएस बीजेपी वालों के साथ ये है कि वो किसी मुद्दे में ना विश्वास रखते, ना किसी चर्चा में विश्वास रखते, ना किसी कंसेंसस में विश्वास रखते. ये तो सिर्फ डराना दबाना, ऊपर से ये जो इनका 50-100 साल का हिस्ट्री में ये सीख नहीं रहे. इसका जरूरत नहीं है, आपके पास एक कल्चरल एजेंडा है, उसको आप चलाइए ढंग से. आप कल्चर हिंदू यूनिटी विद जस्टिस कहिए, आप देखिए आपको कितना परचेज मिलता. मोदी जी जब 2014 में आए थे, इसी नैरेटिव के साथ आए थे, बिग डेवलपमेंट, बिग ग्रोथ, बिग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, हिंदू एजेंडा. लोग पूरा पागल हो गए थे मोदी जी के पीछे. वो आज आप कर नहीं पा रहे हो, तो जाके आप रिकैलिब्रेट करो इसको दोनों एजेंडा को साथ लाना कैसे है. क्योंकि अभी भी कांग्रेस में देखिए इतना वीकनेस है, ये एजेंडा सिर्फ राहुल गांधी समझते हैं, बाकी लीडर्स तो कोई है नहीं. अब देखिए हरियाणा में क्या हुआ, हुड्डा जी जैसा लीडर है, क्या हुड्डा जी कोई इक्वालिटी जस्टिस का बात करते, कुछ नहीं है. तो कांग्रेस में ये वीकनेस है, आप उसका एक्सप्लॉइट करो. आपको इलेक्शन जीतना है, ना कि ये अर्बन नक्सल क्रिमिनलाइज करके जो है ये unnecessary knee-jerk reaction is not good for RSS politics, not good for Indian democracy. Absolutely. लेकिन क्या राहुल को अर्बन नक्सल बोलकर देवेंद्र फडणवीस ने या पूरी बीजेपी ने राहुल को एक बड़ा हीरो नहीं बना दिया? हीरो से ज्यादा राहुल तो देखिए पूरा ही प्रिपेयर्ड. मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ. भारत जोड़ो यात्रा में जब वो तेलंगाना गए थे, मेरा किसी खास जान पहचान व्यक्ति से वो 1-to-1 मीटिंग जब हुआ था, राहुल सेठ 2024 के बाद अगर हमारा परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा
उस सोशल एक्टिविस्ट से उन्होंने कहा कि आप और मैं दोनों जेल में रहेंगे। तो राहुल आई थिंक हिस्टोरिकल मोमेंटम सीधा सीधा समझ गया है किस डायरेक्शन में जाने वाला, और ही इज वेल प्रिपेयर्ड। Point is not about what Rahul Gandhi, what they want to do. Point is, why are they criminalizing politics of social justice? That is the bigger agenda. Rahul तो has made up his mind कि मैं इसको बात को उठाऊंगा ही, इसलिए पार्लियामेंट में उनको जात पूछते, अब जात नहीं तो इंसल्ट कर रहे, घर से बाहर हो गया। तो ये लगातार हमले उन पे हो रहे और वो डटे रहे, वो he is not moving and he has made up his mind. And that's why उस महाराष्ट्र की स्पीच में बहुत सारे लोग इस बात को मिस कर गए। वो ये बात भी साथ साथ कहे कि रोज सुबह उठ के मेरा अंदर का आवाज जो मेरे से मांगता है, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, इसको मैं मार देता हूँ। मुझे सिर्फ एक एम्पलीफायर का रोल प्ले करना है, मैं लोगों का बात सुनता हूं न्याय का और मैं एम्पलीफाई कर रहा हूं। तो ये दिस इज एन अस्टाउंडिंग थिंग इन करंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। आप किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस के साथ ऐसे बातें नहीं सुनते हो। वो सीताराम येचुरी का कंडोलेंस मीटिंग में जाके he started by saying politics brings the worst in human beings, it rarely brings the best. This is an unusual understanding of a mainstream politician making a very critical commentary of his own pursuit, that civility is also threatening RSS. They don't know how to deal with this person. ये बंदा अपना लेगेसी, अपना क्लास, अपना कास्ट, अपना डायनास्टिक पॉलिटिक्स सारा विपरीत जाके एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव डिस्कोर्स ला रहा, वो सुनने में नक्सली लगता लोगों को। अगर आप उस पॉलिटिक्स से डर जाते हो सोशल जस्टिस का, तो आपको नक्सली लगेगा, कल आपको टेररिस्ट लगेगा, परसों आपको चाइनीज लगेगा, उसके बाद कुछ और लगेगा, वो बात है। लेकिन ये फिजूल की बातें हैं, लोगों इसमें विश्वास नहीं रखेंगे। आप जो न्याय का बात कर रहे हैं, अगर आप नक्सली और टेररिस्ट करार दोगे, मतलब सारा जो न्याय के लिए लड़ रहे जमीन पे सारा टेररिस्ट है इस देश में, फिर बचा क्या है? सब टेररिस्ट है, तो किसके लिए लड़ रहे हम, किसके बिहाफ लड़ रहे? तो इतना क्रिमिनलाइजेशन, इतना जो होलसम क्रिमिनलाइजेशन, आई डोंट थिंक विल वर्क ऑन द ग्राउंड, बिकॉज एवरीवन विल स्टार्ट थिंकिंग इट्स आल्सो अबाउट देम। बिल्कुल नहीं, लेकिन जो एक एक्सट्रीम डिस्कोर्स अब दिख रहा है, और अपने देश में नहीं है, वर्ल्ड ओवर वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ अ पोलराइजेशन। व्हाट हैज हैपेंड इन अमेरिका इज आल्सो इज जस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कोई किसी ने सोचा नहीं था कि ट्रंप will become the president for the second time, और भारी संख्या में वहां पर लोगों ने उनको वोट दिया। लेकिन पॉइंट ये है कि जो बात राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, जिस तरीके से वो आरएसएस की जड़ों को काटने की बात कर रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा की जो जड़ें हैं उसको काटने की बात कर रहे हैं, उसी सवाल पे जिससे मैंने शुरुआत की थी कि क्या अब क्योंकि उनको अर्बन नक्सल घोषित कर दिया है देवेंद्र फडणवीस ने, और अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने बोला है तो हो सकता है कि बीजेपी के और नेता बोले, ट्रोल आर्मी भी इसी तरीके का नैरेटिव उनके लिए खड़ा करेगी, तो फिर शायद वो दिन दूर नहीं कि राहुल गांधी को अर्बन नक्सल घोषित कर दिया जाए और फिर उनको गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाए कि भाई बहुत हो गया, अब राहुल गांधी को देश झेल नहीं सकता। ये बात आपको आती हुई दिखती है? गिवन द हिस्टोरी ऑफ, देखिए कैपिटल पे जैसा अटैक हुआ ट्रंप का सरकार, लूला को जैसा ब्राजील में जेल भेज दिया गया, इमरान खान को पाकिस्तान में जेल भेज दिया गया, ये मद्देनजर रखते हुए न्यू लिबरलिज्म, जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर हैज क्रिएटेड एन मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस, जो भी इसका खिलाफ कॉर्पोरेट ग्रोथ है। राहुल गांधी इज नॉट ओनली टॉकिंग अगेंस्ट आरएसएस, इज आल्सो टॉकिंग, वी शुड रिमेंबर, अगेंस्ट अदानी एंड अंबानी। हाउ मेनी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैव अटैक्ड? इनफैक्ट इन वो पार्लियामेंट में चक्रव्यूह की बात करते 6-7 इंडिविजुअल्स का नाम डायरेक्टली लिया है। वो कहा मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अपना ये दोवल, और इनका 4-5-6 का नाम लिया, कहा कि ये these are Adani, Ambani, these are the 7 names he took and said they are running the country. This needs uncanny guts, uncanny clarity of purpose. So उस जिस रफ्तार से जो राहुल गांधी जो नैरेटिव पुश कर रहे, तो इट्स टेकिंग लॉट ऑफ, आई शुड से, पर्सनल रिस्क, क्योंकि जमीन पे जो है नीलू जी अनफॉर्चुनेटली उस रफ्तार से जो है चेंज नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से दलित, ओबीसी, एसटी लीडरशिप से भी कहना चाहते हो, प्लीज इसको एडमायर कीजिए। एक हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके साथ इस एक मुहिम है, इस मुहिम के साथ जुड़िए। आज हो क्या रहा है कि तब ऊपर के तबके के लोग तो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव बात कर रहे, लेकिन नीचे जो है सिर्फ अभी भी ट्रांजैक्शनल है। अब देखिए मायावती का हाल क्या है, एक दलित पॉलिटिशियन होके उनको तो आगे बढ़ के आज लीडरशिप लेना चाहिए था, मनुस्मृति के खिलाफ वो तो लड़ रहे थे, आज कहाँ है मायावती जी? वो तो बैठी है। आज ओवैसी जी देखिए उनके साथ
गाट चल रहा है, उनका खेल चल रहा है बीजेपी के साथ। सो दीज अदर डायनेमिक्स जो ग्राउंड पे है कि वो सबॉल्टन पॉलिटिक्स और ट्रांजैक्शनल, ये अपर लेवल पे जो है आगे जो है जो एक ट्रांसफॉर्मेटिव चल रहा है, दिस इज द वीकनेस इन राहुल गांधी। मतलब ये कांग्रेस में भी नहीं है इनका सपोर्ट। कांग्रेस में मैं कई बार बात करता हूँ लीडर से, मुझे कहते हैं कि राहुल से कहिए ये इतना रेडिकल बात ना करे, सिर्फ अपना ट्रांजैक्शनल बात करे, इलेक्शन जीतना है हमें, कोई देश नहीं बदलना है। बट राहुल हैज कम विद अ डिफरेंट कमिटमेंट ऑल टुगेदर। इसलिए माय हार्ट गोस आउट, we stand in solidarity with this caution that we have to also see how far the country is prepared, subaltern groups are prepared for this kind of a transformative agenda। वो क्या आरएसएस को सीधा सीधा टक्कर देने में रेडी है, सक्षम है क्या? अपर कास्ट जो नेटवर्क है कांग्रेस में, आधा लोग जो है आरएसएस का सिंपथाइजर्स है, बाकी का पार्टियों को छोड़िए, रीजनल पार्टीज में कोई भी आरएसएस खिलाफ बात नहीं करते। ममता बनर्जी कहते हैं आरएसएस बहुत अच्छा है, बाकी लोग नो चुप रहते। तो राहुल अलोन इज अ पॉलिटिशियन हु इज गोइंग बाय हिस्टोरिकल सेंस। भाई ये देश को तोड़ने वाला पॉलिटिक्स है, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डैमेज होने वाला है। तो ये वी शुड ओनली होप अदर ग्रुप आल्सो ट्राई टू कैच हिज पॉइंट, लार्जर पॉइंट। हाँ नहीं, और मैं जनगण मन 24/7 के दर्शकों को ये बताना चाह रही हूँ कि अभी हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस इंटरव्यू को देख के लिखें कि अरे भाई आप तो दोनों चाटुकारिता में लग गए हैं राहुल गांधी के। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाह रही हूँ कि ये प्लेटफॉर्म कोई एजेंडा जर्नलिज्म का नहीं है। जो लॉजिक है, जो सही चीज है, हम उस पर बात कर रहे हैं कि भाई आप अर्बन नक्सल किसी को कैसे बोल सकते हैं, आप संविधान को लाल किताब कैसे कह सकते हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं और इस प्लेटफॉर्म पर उन्हीं नॉन नेगोशिएबल चीजों की ही मैं बात करूंगी। इसलिए मैं बहुत दो टूक तरीके से इन बातों को साफ रख रही हूं कि ये प्लेटफॉर्म कोई एजेंडा जर्नलिज्म का नहीं है। और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म को इसी तरह आगे बढ़ाऊंगी कि जो लॉजिक की बात करे, जो सैनिटी की बात करे, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करे, जो डेमोक्रेसी की बात करे और एक सेन सोसाइटी की बात करे। एक शब्द है जो कि एक सभ्य समाज, उसको कैसे बनाना है, इस प्लेटफॉर्म पर आपको इन्हीं बातों की चर्चा आपको सुनाई पड़ेगी। और आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग वायरल करें ताकि लोग देखें कि आज प्रोफेसर अजय गुड्डावर्दी ने कैसे इन चीजों को समझाया है। और इस वीडियो को देखना, सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रोफेसर अजय गुड्डावर्दी। इट वाज वंडरफुल टू स्पीक टू यू। थैंक यू। Thanks a lot.